हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करते हुए हमने एक एक टॉपिक को कवर किया है। अब हम सोशियोलॉजी भी साथ में पढ़ रहे हैं। प्री की एग्जाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में मेंस भी पढ़ना है, इसलिए हमने सोशियोलॉजी को पढ़ना शुरू किया है। कल हमने परिवार नाम का जो चैप्टर है वो पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी हमारा जो परिवार है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, और आज मुझे साथ में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो भी सिखाना था, इसलिए जानबूझकर इस टॉपिक को दो पार्ट में रखा गया है। आज हम परिवार के बचे हुए कुछ हिस्से को समझेंगे, और साथ में 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर में आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। और टॉपिक वाइज आपको आज से लिखने के लिए भी दूंगा। आप सब लोग आज से लिखना शुरू करें। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने से आप लोग एक दिन अच्छे इंसान या अच्छे राइटर बन जाएंगे, और उसी की जरूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों को बार बार कहा जाता है कि सिलेबस को आप अच्छे से याद कर लीजिए, सिलेबस को आप अच्छे से याद कर लीजिए। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने सिलेबस को याद कर लिया होगा। इसमें सबसे पहले लेक्चर में हम समाज की आधारभूत अवधारणा पढ़ चुके हैं, दूसरे में कुटुंब पढ़ चुके हैं, तीसरे में परिवार पढ़ चुके हैं। आज ये चौथा लेक्चर है, लेकिन इसमें हम परिवार के रिलेटेड कुछ मटेरियल जो बच गया था, कुछ बातें जो विशेष रूप से बच गई थी, उन्हें कवर करेंगे, और साथ में क्वेश्चन आंसर राइटिंग करने सीखेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, उसका बेस क्या होता है, संरचना क्या होती है। चलिए पहले हम जो कल हमने पढ़ा उसे इन शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि परिवार क्या होता है। देखिए, परिवार जो होता है वह विवाह और रक्त संबंधित नातेदारों का एक समूह होता है। हमने कल इसे बहुत अच्छे से समझ लिया है। जिन लोगों ने कल का परिवार वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया है, पहले वो उसे देखे, ताकि वो आज की बातें समझ पाए और आज के क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से कर पाए। परिवार एक समूह होता है। किन लोगों का समूह होता है? परिवार ऐसे लोगों का समूह होता है, ऐसे लोगों का समूह होता है जो कि विवाह या रक्त से संबंधित होते हैं। तो विवाह और रक्त से संबंधित समूह या नातेदारों के समूह को ही क्या कहा जाता है? परिवार कहा जाता है। हमने कल इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। साथ में हमने आपको कहा था कि मेलिनोवस्की ने एक जो विशेषता कही है, इस पर भी प्रश्न आते हैं, तो 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। मेलिनोवस्की ने कहा था परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लेकर आया है। इस कोटेशन को लिख करके आप जब परिवार की विशेषताएं आंसर कर रहे हो या परिवार के कार्य आंसर कर रहे हो, तो आप इसे लिख करके इससे अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हैं। आज हम परिवार का अर्थ भी हमने कल क्योंकि समझ लिया था, विभिन्न समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं भी समझ ली थी। यहां से हमें फिर नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करना है। कल हमने परिवार का उद्भव या परिवार के उद्भव से संबंधित जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत है, वो नहीं पढ़े थे। आज हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आज का जो है वो ये है कि परिवार से संबंधित उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखिए, परिवार के उद्भव के सिद्धांत या परिवार के उत्पत्ति के सिद्धांत पूछे या ओरिजिन ऑफ फैमिली पूछे, तो ऐसे सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो 5 सिद्धांतों में निहित है। पूरे सोशियोलॉजी में 5 सिद्धांत जो हैं वो मान्य किए गए हैं। सोशियोलॉजी में 5 सिद्धांत हैं जो परिवार के उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में माने जाते हैं। पहला शास्त्रीय सिद्धांत, इसे शास्त्रीय ना कहकर हिंदी में भी ऐसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ फैमिली कहा जाता है। क्लासिकल थ्योरी का मतलब शास्त्रीय सिद्धांत होगा। याद रखना है, कुछ कुछ शब्द इंग्लिश में ही चलते हैं, कुछ लोग शब्द हिंदी में ही चलते हैं। जैसे इस शास्त्रीय सिद्धांत को कोई नहीं जानता, जनरली हिंदी में भी क्लासिक, जो ये क वाला क्लासिक है, ऐसे लिख करके उसे डिनोट किया जाता है। तो पहला पॉइंट है, परिवार की उत्पत्ति के कितने सिद्धांत है? तो 5 सिद्धांत मान्य किए गए हैं, और उन पांचों में सबसे पहला है शास्त्रीय सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी। दूसरा है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। तीसरा है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। चौथा है उद्विकासीय सिद्धांत, और पांचवा है एक विवाह का सिद्धांत। पहले आपको ये पांचों के पांचों सिद्धांत याद कर लेने हैं। आप याद रखेंगे, पहला है क्लासिकल थ्योरी, दूसरा है
साम्यवाद का सिद्धांत, यौन साम्यवाद का सिद्धांत, इसी को यौन कामाचार का सिद्धांत या इसी को प्राचीन वर्ण संकर का सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है। तो एग्जाम में पहला पॉइंट तो यही पूछ लिया जाता है, जब एग्जामिनर को टफ प्रश्न पूछना होता है तो वो 7 नंबर के क्वेश्चन या 7 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इनमें से एक थ्योरी हमसे पूछ लेता है, यौन साम्यवाद के सिद्धांत से क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम एक एक सिद्धांत को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्लासिकल थ्योरी या शास्त्रीय सिद्धांत, इसे पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, ये पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट कि इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो इसका प्रतिपादन तो कुछ दूसरे समाजशास्त्रियों ने किया, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप देने का काम जो है वो हेनरी मैन ने किया है। तो याद रखना, शास्त्रीय सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी किसकी है, हेनरी मैन की है। किसकी है, हेनरी मैन, याद रखना। कैसे याद रहेगा, देखिए जो क्लास में बच्चे बैठते हैं वो हमेशा भूखे रहते हैं, ज्ञान के भूखे रहते हैं। जैसे आप मेरी क्लास में बैठे हो तो आप इसलिए मेरी क्लास में बैठे हो क्योंकि आप भूखे हो, किस चीज के, खाने के भूखे नहीं, ज्ञान के। तो हेनरी को हम हंग्री मैन कर लेते हैं, हंग्री मैन जो है उसने दिया क्लासिकल थ्योरी। तो ऐसे कनेक्ट करके याद हो जाता है, देखो क्योंकि सोशियोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हमें चीजें याद करनी है, तो कैसे याद किया जाए, तो ये जो कनेक्टिंग प्रोसेस है इससे चीजें आसानी से याद हो जाएगी। तो हेनरी मैन ने दिया शास्त्रीय सिद्धांत। अब ये क्या कहता है, या ये जो शास्त्रीय सिद्धांत है इसे पितृसत्तात्मक थ्योरी भी कहते हैं, ये कहता क्या है, ये क्या क्या वर्णन करता है। तो जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो कहता है कि इस दुनिया में जो परिवार की उत्पत्ति हुई है उसमें जो पहला चरण रहा है या जो पहली स्टेप थी वो पितृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक समाज के रूप में हुई। इसके अंदर की जो बात है डिटेल में वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। हेनरी मैन कहते हैं कि ये जो मनुष्य है वो लालची प्रवृत्ति का मनुष्य या प्राणी होता है। जितने भी जीव हैं वे सब लालची प्रवृत्ति के हैं, भले वो जानवर हो, जानवर भी संग्रहण करना चाहता है और मनुष्य भी संग्रहण करना चाहता है, अर्थात जीव मात्र का स्वभाव होता है लालच। और इसी लालच में वो अपना अधिकार चाहता है, वो चाहता है कि इस दुनिया की हर चीज पर उसका अधिकार हो जाए। जैसे कि अब आप सब भी लोग क्या चाहते हैं कि इस दुनिया में सारी अच्छी अच्छी कारें आपकी हो जाएं, सारे अच्छे अच्छे बंगले आपके हो जाएं, सारी अच्छी अच्छी जो नौकरियां हैं उन पर आपका अधिकार हो, आप बहुत ज्यादा पैसे के मालिक हो। ये मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, मनुष्य जो है वो लालच करता है। तो शुरुआत में जब समाज का निर्माण हो रहा होगा या मनुष्यों का बहुत बड़ा एक समूह बन चुका होगा, शुरुआत में तो मनुष्य आदिवासी के रूप में या आदि जो घुमड़कर जीवन है उस रूप में रहा होगा। फिर जब वो धीरे धीरे संगठित हुआ होगा तो उसके संगठित होने के साथ में उसमें लालच बढ़ता गया होगा। तो शुरुआत में उसमें जमीन पर अधिकार जताया होगा कि ये सारी जमीन मेरी, और इससे राजतंत्रात्मक थ्योरी को जन्म मिला। जब उसने महिलाओं पर अपना अधिकार, क्योंकि पुरुष और स्त्री में महिलाएं कमजोर थी शारीरिक रूप से और पुरुष जो है वो शारीरिक रूप से ताकतवर थे, तो जो ताकतवर होता है वो कमजोर पर अपना अधिकार जमा रहता है। जैसे आपने देखा जंगल में जो शेर होता है वो बाकी जानवरों को खा लेता है। क्यों खा लेता है, क्योंकि शेर ज्यादा ताकतवर होता है, बाकी जानवर कम ताकतवर होते हैं। तो ऐसे ही पुरुष क्योंकि शारीरिक रूप से ताकतवर था तो उसने अपना अधिकार जमाना शुरू किया और उसने किसी स्त्री पर जो उसे पसंद थी या जिससे वह यौन संबंध स्थापित कर चुका था या जिससे वह संतान उत्पन्न कर चुका था, उस पर उसने अपना अधिकार जताने के लिए एक व्यवस्था को जन्म दिया और यही व्यवस्था बाद में परिवार के रूप में परिणित हो गई या परिवार के रूप में बदल गई। अब जितने आसान शब्दों में मैं ये बोल करके 2 मिनट में बता दिया हूं, इतने आसान रहा नहीं होगा। ये बड़े एक क्रमबद्ध तरीके से हजारों वर्षों या कुछ 100 वर्षों में जन्मी होगी, हाँ, लेकिन किसी न किसी तरीके से कारण यही रहा होगा। ऐसा हेनरी मैन कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये हेनरी मैन की थ्योरी है। तो हेनरी मैन ने कहा कि विश्व के समाजों के अध्ययन के आधार पर यह सिद्धांत पता चलता है कि मात्र सत्तात्मक परिवार का जन्म पितृसत्तात्मक परिवार के बाद में हुआ, या शुरुआत में पिता ने या पुरुष ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए महिलाओं को अपने अधीन करके एक समूह बनाया छोटा सा जिसमें उसका अधिकार होता था, और यही अधिकार पितृसत्तात्मक रूप के परिवार के रूप में देखा गया। अर्थात इस दुनिया में सबसे पहले जो परिवार थे वो पितृसत्तात्मक परिवार के रूप में जन्मे, और यही थ्योरी क्लासिकल थ्योरी कहलाती है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा।
अगर एग्जाम में क्लासिकल थ्योरी पूछी जाती है तो क्या लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं आगे बताऊंगा 7 नंबर के क्वेश्चन के टाइम पे। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा वाला सिद्धांत जो इससे संबंधित है वो यौन साम्यवाद का सिद्धांत या प्राचीन वर्ण संकर का सिद्धांत कहलाता है। अब ये थ्योरी क्या कहती है, तो पहले तो इसे किसने दिया उसका नाम याद कर लिए जाए। इसे दिया है ब्रीफॉल्ट ने। क्या दिया, किसने दिया है, ब्रीफॉल्ट ने। किसने दिया, ब्रीफॉल्ट नाम के जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने कहा, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कुछ और जो समाजशास्त्री है वो इनका समर्थन भी करते हैं। तो आपको केवल एक ही नाम याद रख लेना है क्योंकि बाकी सिद्धांत में 2-2 3-3 नाम भी याद रखने रहेंगे। तो ब्रीफॉल्ट ने यौन साम्यवाद का सिद्धांत दिया। अब यौन साम्यवाद का सिद्धांत क्या कहता है, देखो यौन साम्यवाद का सिद्धांत बड़े सरल शब्दों में कहता है कि इस दुनिया में जब मानव समाज की उत्पत्ति हुई, जब मनुष्य जो है वो समूह में रहने लगा, तो शुरुआत की जो अवस्था थी उसमें परिवार नहीं हुआ करते थे, कि परिवार नाम की कोई संस्था जो है वो शुरुआत में परिवार नहीं थे। तो शुरुआत में परिवार नहीं थे तो क्या था, तो पहला चरण जो था वो यौन कामाचार का था। क्या था, यौन कामाचार का। यौन कामाचार क्या होता है कि कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना लेता था और कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना लेती थी। इसका अर्थ हुआ कि सभी स्त्रियां सभी पुरुषों की पत्नियां थी और सभी पुरुष सभी स्त्रियों के पति थे और वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। मतलब समूह विवाह टाइप की सी बात चलती थी। ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि एक ही घर में सब लोग रहते हों। जैसे हड़प्पा में आप देखेंगे तो हड़प्पा में आपको व्यवस्थित रूप से किसी एक इंसान के व्यवस्थित घर नहीं दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि सब लोग एक साथ यहाँ रहते थे, सारे पुरुष सारी स्त्रियों के और सारी स्त्रियां सारे पुरुषों की, ऐसी कोई व्यवस्था वहां रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो जो यौन साम्यवाद का सिद्धांत है वो ये कहता है कि शुरुआत में यौन साम्यवाद की अवस्था रही होगी। ये शब्द जो साम्यवाद है इसका क्या अर्थ होता है, साम्यवाद का अर्थ होता है कि सब वस्तुओं पर सबका अधिकार। अर्थात साम्यवाद एक शब्द में ही अगर एक्सप्लेन करना हो तो क्या कहा जाए कि सारी वस्तुओं पर सभी का अधिकार हो, वही यौन साम्यवाद है। तो अभी हमें यहां समझना है कि यौन साम्यवाद क्या होगा। तो जिन जिन यौन चीजों पर सब लोगों का समान अधिकार हो वही यौन साम्यवाद है। अर्थात सभी पुरुषों का सभी स्त्रियों पर, सभी स्त्रियों का सभी पुरुषों पर बराबर अधिकार है, सभी एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं, सभी स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। इस अवस्था को कहते हैं यौन साम्यवाद का सिद्धांत। तो सिद्धांत तो ब्रीफॉल्ट कहते हैं कि इस दुनिया में पहली बार जो व्यवस्था जन्मी होगी वो यौन साम्यवाद की व्यवस्था रही होगी। ये कहते हैं मानवता की सबसे पहली आदिम अवस्था पशुओं की तरह लैंगिक अभेदभाव वाली रही होगी। जैसे आपने आजकल देखा होगा कि जैसे पशुओं में, कुत्ते कुत्तियों में कोई किसी कुतिया का पति नहीं होता है, वो अपने हिसाब से सब सबके पति और सब सबकी पत्नियां इस रूप में जीवन व्यापन करते हैं। तो इसी अवस्था में या इसी रूप में जो है ब्रीफॉल्ट का कहना है कि इस रूप में मानव भी रहा होगा शुरुआत में, आपस में बिना किसी प्रकार के दृढ़ वैवाहिक संबंधों के ये सब लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते होंगे और एक समाज के समूह के रूप में रहते होंगे। उस समय ना तो परिवार था और ना ही विवाह होते थे, तो ना ही समाज में उस समय विवाह होते थे, ना ही परिवार होते थे। स्त्री पुरुष के मध्य केवल मिश्रित संबंध होते थे और केवल वो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। इस अवस्था में मॉर्गन नाम के जो समाजशास्त्री वो यौन साम्यवाद या सेक्स कम्युनिज्म या कामाचार की अवस्था कहते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा चुका है इस एग्जाम में, यौन कामाचार की अवस्था किसे कहते हैं या यौन कामाचार के सिद्धांत का जो जन्म है वो कैसे हुआ। तो इसका जन्म जो है ब्रीफॉल्ट ने दिया है। देखिए ये जो भी थ्योरी मैं बोल रहा हूं ये मेरे शब्द नहीं है, ये ब्रीफॉल्ट के और मॉर्गन के शब्द हैं। मॉर्गन कहते हैं कि आदिम समाजों में सिब की ही एकमात्र समूह होता था जिसमें यौन स्वच्छंदता प्रचलित थी। अब सिब हम आगे समझेंगे, सिब पर अभी जाएंगे तो दिशा भटकेंगे, सिब पर फोकस नहीं करते, केवल ये याद रख लो कि सिब का सिद्धांत जो है मॉर्गन ने दिया है। परिवार का प्रारंभिक स्वरूप जो है मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि अब यहां से आपको समझने की बात चलती है। पहली स्टेप हमने यौन साम्यवाद के सिद्धांत में समझी कि सब पुरुष सभी स्त्रियों के पति और सभी स्त्रियां सभी पुरुषों की पत्नियां थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि कुछ महिलाओं को बच्चे होने लगे। तो जब उनके बच्चे होने लगे तो उस बच्चे पर तो उस माता का अधिकार हुआ,
क्योंकि पुरुष का पिता का तो पता ही नहीं है कि इसका पिता कौन है, क्योंकि कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से संबंध बना सकती थी। तो अब ऐसे में जो परिवार का जन्म होने लगा वो माता से जुड़कर होने लगा, अर्थात माता को महत्वपूर्ण स्थान मिल गया। पति तो बाहर रहता था, पति तो केवल कमाने धमाने के काम करता था, उसको पता ही नहीं, मतलब उसे पता ही नहीं था कि कौन संतान किसकी संतान है। अब ऐसी स्थिति में पहली जो अवस्था आई, ये कहना चाह रहे हैं कि पहली जो अवस्था थी वो यौन साम्यवाद की अवस्था थी, और ये यौन साम्यवाद की अवस्था आगे चल करके धीरे धीरे मात्र सत्तात्मक या मात्र सत्तात्मक स्वरूप धारण करती है। धीरे धीरे मात्र सत्तात्मक स्वरूप समाप्त होते जाता है और पुरुष अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए पितृ सत्तात्मक जो स्वरूप है उसकी स्थापना करता है। या ये कहा जाता है कि शुरुआत में अनेक प्रकार के प्रावधानों या व्यवस्थाओं के माध्यम से समाज में पितृ सत्तात्मक समाज को लाया गया, जबरदस्ती लाया गया। महिलाओं को कम आंकने की कोशिश की गई, पुरुषों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, और इस प्रकार धीरे धीरे समाज में एक संस्था का विकास हुआ जिसे हमने आज परिवार के नाम से जाना है। अब देखिए जो वर्तमान में व्यवस्था आती जा रही है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर अधिकार मिल रहा है। जैसे आजकल आपने देखा होगी कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो अपना पति का सरनेम ना लगाते हुए अपना सरनेम ही जीवन भर लगाए रखती है। तो इससे क्या पता चलता है कि अब धीरे धीरे पितृ सत्तात्मक समाज से हम जो है वो मात्र पितृ सत्तात्मक स्वरूप में आते जा रहे हैं, मतलब जिसमें मिला जुला स्वरूप दोनों का जिंदा रहे। तो अब हमने दूसरा पॉइंट जो समझा वो यौन साम्यवाद का सिद्धांत था। मुझे यकीन है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे तीसरी सिद्धांत पे बढ़ते हैं। तीसरा सिद्धांत जो है, अगला सिद्धांत है मात्र सत्तात्मक थ्योरी या मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। ये क्या कहता है? देखिए, जिस प्रकार पितृ सत्तात्मक सिद्धांत पहले पिता को या पिता से परिवार बना उस तरीके की थ्योरी को या उसको केंद्र में रखता है, उसी प्रकार मात्र सत्तात्मक सिद्धांत ये कहता है कि पहले माता केंद्र में रही, या पहले जो परिवार का स्वरूप बना या पहली बार जो परिवार बने उसमें माता महत्वपूर्ण भूमिका में या नेतृत्वकर्ता की भूमिका में थी। अब ये कहां लिखा हुआ है, किसने दिया है? तो देखो, याद करने के लिए इसका शॉर्टकट बना लेते हैं, बीबीटी। ये तीन लोग ने इसको सिद्धांत को दिया है, ब्रीफॉल्ट, टॉयलर और बेकोफेन। तो बीबीटी ऐसे तीन लोग हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। तो देखो, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत को बीबीटी से जोड़ते हैं। तो देखो, हर एक माँ जो कि माँ है वो बीबी तो होगी ही किसी न किसी की, तो माँ से इस बीबी को जोड़ लीजिए, इससे याद हो जाएगा। ब्रेकोफेन और ब्रूफाल्ट दो लोगों ने इसको दिया है। कहां पर लिखा हुआ है? तो ब्रीफाल्ट ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन द मदर्स नामक अपनी पुस्तक में किया है। कभी कभी 2 नंबर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि द मदर्स नामक पुस्तक किसकी लेखन है, ये किसकी प्रकृति है। याद रखना है, ब्रीफाल्ट जो कि एक बहुत अच्छे समाजशास्त्री हैं, इनकी एक किताब का नाम है द मदर्स। ये पॉइंट याद रखना। इसमें इन्होंने क्या कहा है? इनका यह कहना है कि इस दुनिया में जब पहली बार बने परिवार या परिवार नाम की कोई चीज पहली बार बनी तो वो कैसे बनी? वो कहते हैं कि जब यौन साम्यवाद था तब तो कोई परिवार थे ही नहीं। उसके बाद जब पहली बार परिवार बने तो माता ने अपने बच्चों को, केवल अपने बच्चे, पति नहीं है इसमें शामिल, वो कहते हैं कि माता ने अपने बच्चों के साथ एक संस्था की निर्माण किया जिसे हमने परिवार नाम दे दिया। तो पहला जो स्वरूप था परिवार का, उसमें माता और उसके बच्चे, ये लोगों का एक समूह हुआ करता था। धीरे धीरे उसमें पिता की एंट्री हुई और फिर बाद में जो स्वरूप है वो पितृ सत्तात्मक हो गया। ये पॉइंट याद रखना। ब्रीफॉल्ट ने माना कि परिवार की उत्पत्ति एक अन्य संस्था मात्र अधिकार से या मात्र सत्तात्मकता से हुई है। मूल पॉइंट यही है कि मात्र सत्तात्मक परिवार से ही परिवार नाम की संस्था की उत्पत्ति हुई। जब माता ने अपने बच्चों पर यह अधिकार जताया कि ये मेरे बच्चे हैं, तो उसके कुछ कर्तव्य भी जन्म ले लिया और फिर बच्चों के भी माता पर कुछ अधिकार और कर्तव्य बने। इससे इन लोगों का एक समूह बना और शुरुआत इसी से होती है और फिर जाकर के ये आगे अगली शताब्दी में कुछ वर्षों बाद परिणित हुआ परिवार के रूप में। टाइलर भी इस बात का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि पहले परिवार मात्र सत्तात्मक था और फिर मात्र सत्तात्मक एवं पितृ सत्तात्मक दोनों हो गया और फिर तीसरे नंबर पे जो है वो पितृ सत्तात्मक स्वरूप आया। अब याद रखना, टाइलर जो है वो परिवार के स्वरूप में पहला स्वरूप कौन सा आया? मात्र सत्तात्मक, इसे स्वीकार करते हैं। दूसरा स्वरूप कौन सा आया? मात्र और पितृ सत्तात्मक का मिक्स स्वरूप आ गया और तीसरा स्वरूप जो है वो पितृ सत्तात्मक आया।
वर्तमान में कौन सा स्वरूप आ रहा है? देखो आपने देखा होगा आजकल कुछ महिलाएं जो है वो शादी के बाद अपने पति का सरनेम उपयोग नहीं करती और वो अपना ही सरनेम लगाती है, और जो अब बच्चे हैं वो धीरे धीरे माता और पिता दोनों का सरनेम लगाने लगे हैं। तो इससे धीरे धीरे हो सकता है कि अगले 100, 50, 200 सालों में एक नई व्यवस्था जन्म ले, जो परिवार की एक नई व्यवस्था या परिवार का नया स्वरूप होगी। तो ऐसे धीरे धीरे परिवारों का विकास हुआ। बेकोफेन भी इसी थ्योरी को समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि मानवता आदिम काल से वर्ण संकर या यौन स्वच्छंदता की अवस्था में थी, और परिवार का सबसे पहला स्वरूप जो है वो मात्र सत्तात्मक रहा। कुल मिलाकर मात्र सत्तात्मक थ्योरी क्या कहती है? 3 लोगों द्वारा दी गई है, ब्रीफॉल्ट, बेकोफेन और टाइलर। इन तीनों के नाम याद रखना। इन तीनों ने ही समर्थन किया कि जो परिवार का पहला स्वरूप था वो मात्र सत्तात्मक स्वरूप था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप याद रखना, उद्विकासीय सिद्धांत। जैसे मनुष्य का विकास हुआ ना, मनुष्य का विकास कैसे हुआ? हम उद्विकासीय सिद्धांत जो डार्विन ने दिया उसको पढ़ते हैं। इन लोगों ने क्या कहा कि मनुष्य जो है वो धीरे धीरे, या जीव का जो विकास है धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से हुआ। पहले जलीय जीव आए, जलीय जीव से जो उभयचर नाम के जीव थे वो बने, उभयचर से फिर जो स्थलीय जीव थे वो बने, उससे रीढ़ की हड्डी वाले जीव बने। ऐसे धीरे धीरे विकास हुआ इनका। तो ये सिद्धांत भी किसने दिया है? 3 लोगों ने दिया है। पहले नाम याद रखना मैक्लेलान, मैक्लेलान नाम याद रखना। दूसरा नाम याद रखना लुबोक, और तीसरा नाम याद रखना टाइलर। ये 3 लोग याद रख लेना। वैसे बेकोफेन और मॉर्गन भी इसका समर्थन करते हैं, तो ये नाम भी आप याद रख सकते हो। बेकोफेन ने परिवार के विकास के निम्न 4 चरण बताए कि धीरे धीरे परिवार का विकास हुआ, कोई एक दिन में नहीं हो गया। पहला चरण जो था वो थी कामाचार की अवस्था। क्या कहा उन्होंने पहले चरण को? कामाचार की अवस्था। क्या कहा? कामाचार की अवस्था। दूसरा, इससे बाद में दूसरी अवस्था आई बहुपति विवाह, बहुपति विवाह। तीसरी जो आई बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह की व्यवस्था। और फिर आई एक विवाह की अवस्था, और ये एक विवाह की अवस्था ही नाम बदल करके बन गई परिवार। ये आपको याद रखना है, इसके 4 चरण याद रख लेना। अब ये थ्योरी क्या कहती है ये समझो। देखो उद्विकास का सिद्धांत कहता है कि धीरे धीरे 4 चरणों से होकर के आज का जो परिवार है वो बना। इस दुनिया में पहली ऐसी अवस्था जो आई उसे कहा कामाचार की अवस्था, या आदि स्वरूप, आदिम स्वरूप भी कहा जाता है। इसमें सब लोग, सब स्त्रियां, सब पुरुषों की पत्नियां थी, सब पुरुष सब स्त्रियों के पति थे, और ये एक साथ एक समूह में रहते थे। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है बहुपति, मतलब एक स्त्री के 4-4, 5-5 जो पति थे वो हुआ करते थे, या एक घर में केवल एक पत्नी और 4-5 पुरुष उसके पति होते थे, और ये सब लोग परिवार कहलाते थे। फिर उसके बाद आया एक पति रहेगा और अनेक पत्नियां रहेगी। जब पुरुष का वर्चस्व हो गया समाज में तो फिर बहुपत्नी विवाह या बहुपत्नी का स्वरूप सामने आया। और फिर अंततः जो आखिरी स्वरूप आया वो एक विवाह परिवार का आया, एक पुरुष और एक पत्नी रहेंगी, और ये आज वर्तमान में आपको देखने को मिलता है। खैर कुछ उदाहरण आपको ये पिछली अवस्था के भी देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ लोग आज भी 2-2, 3-3 शादियां करते हैं। कुछ कुछ समाजों में अभी भी चलता है कि 2-2, 3-3 शादियां की जाती, तो वो बहुपत्नी विवाह का उदाहरण है। तो धीरे धीरे इन चरणों से होकर के मानव का ये परिवार विकसित हुआ, या परिवार इस स्वरूप में आया जैसा आज है। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जो आखिरी सिद्धांत है वो एक विवाह का सिद्धांत है। ये क्या कहता है? पहले तो ये किसने दिया? ये दिया वेस्टमार्क ने। किसने दिया? वेस्टमार्क ने। क्या दिया? वेस्टमार्क, मेलिनोवस्की और जुकरमैन। ये 3 लोग याद रख लें। मैंने इसको याद रखने के लिए एम 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 याद कर रखा है। वेस्टमार्क, मार्क का एम, मेलिनोवस्की का एम, और मैन का, जिमरमैन का मैन। ये 3 लोग आपको याद रख लेने, एम एम एम। इन लोगों ने दिया एक विवाह का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या कहा गया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन वेस्टमार्क ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नाम की जो उनकी किताब है उस पुस्तक में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और वो चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत था उसी का मॉडिफाई स्वरूप बताते हैं। चार्ल्स डार्विन के अनुसार परिवार का जन्म पुरुष के अधिपत्य और ईर्ष्या की भावना से हुआ, या परिवार की जो शुरुआत है वो ईर्ष्या की भावना से हुई। ये कहते हैं, इनकी थ्योरी थोड़ी अलग है। ये कहते हैं कि शुरुआत में तो परिवार नाम की चीज थी नहीं, लेकिन जो पुरुष होता है वो ताकतवर होता है,
और उसमें अन्य पुरुषों की इच्छा में ईर्ष्या की भावना होती है। मतलब वो दूसरे की पत्नी को तो अपनी पत्नी बनाना चाहता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। इसे कहते हैं ईर्ष्या की भावना। ईर्ष्या की भावना से क्या हुआ, ईर्ष्या की भावना से उसने अपनी पत्नी पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए कि ये कार्य नहीं कर सकती, यहां नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। इससे धीरे धीरे उसका एक समूह निर्मित हो गया, या पत्नी उसी के आसपास जो है वो सीमित होकर रह गई, या उसके अधिकार जो है वो सीमित हो गए, जिससे परिवार की उत्पत्ति हुई और इसी से जो है परिवार का जन्म हुआ। याद रखना, अगले जो समाजशास्त्री वेस्टमार्क, उन्होंने डार्विन का समर्थन कर दिया और कहा कि पुरुष जो है स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होता है और वह स्त्री को अपनी संपत्ति मानता है, और स्त्री पर संपत्ति मांगता है तो उसे अपना ही अधिकार में रखना चाहता है, वो किसी से बांटना नहीं चाहता है। इससे परिवार की उत्पत्ति हुई। ऐसा इस एकाधिकार से सामाजिक स्वीकृति मिलने पर एक विवाह की प्रथा जो है वो प्रचलन में आई, और एक विवाह की प्रथा ही आगे चलकर क्या बनी, परिवार के स्वरूप में ढल गई या परिवार का स्वरूप में बदल गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि 5 सिद्धांत जो है वो आज की तारीख में प्रचलन में है कि परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में समझा दिया इस पॉइंट को, लेकिन अब बहुत ज्यादा डीप में ना जाते हुए सीधा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हमें समझना है कि परिवार के स्वरूप में वर्तमान में कौन से परिवर्तन आए और उनके कारण क्या रहे, कि परिवर्तन आए क्यों। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके साथ। इसके पहले 2 छोटे छोटे मूल पॉइंट और छूट ना जाए इसलिए डाल दिए। मजूमदार जो है ये अच्छे समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा परिवार आज भी है जैसा कि पहले था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परिवार आज भी है जैसा कि पहले था, लेकिन परंतु ऐसा नहीं था जैसा आज है। बहुत अच्छी बात है, बहुत कम शब्दों में इन्होंने गागर में सागर भरने की काम किया। ये क्या कहते हैं कि परिवार जैसा पहले था आज भी है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा पहले था आज है, या आज जैसा है वैसा पहले नहीं था। ये कहना चाहते हैं कौन, मजूमदार। ये कोटेशन एग्जामों में पूछा जा चुका है, नेट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये कोटेशन। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार लॉरेंस स्टोन नाम के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने परिवार के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो है या ऐतिहासिक सिद्धांत दिया, लेकिन क्योंकि इतिहास जो है वो समाजशास्त्र में मान्य नहीं है इसलिए ये पढ़ा नहीं जाता। लेकिन एक लाइन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि परिवार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक सिद्धांत की व्याख्या किसने की, तो इतिहासकार लॉरेंस स्टोन ने की। किसने की, लॉरेंस स्टोन ने पहली बार बताया कि इतिहास के में ये कैसे धीरे धीरे जो है वो विकसित हुआ। फिर ये सिद्धांत समाजशास्त्र में माना नहीं जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हम एक क्वेश्चंस जो है, अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है कि परिवार के स्वरूप में क्या परिवर्तन आ रहा है, स्वरूप में क्या परिवर्तन आए और परिवर्तन के कारण क्या रहे, क्यों आए। ये 2 पॉइंट अब हमें पढ़ने हैं। इन दोनों पॉइंट्स पर फोकस करते हैं कि ये क्या कारण रहे और क्यों आए। तो एक क्वेश्चन बना लिया हमने इसको समझने के लिए। आधुनिक परिवार में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों को पूरी तरह समझाइए, उदाहरण दीजिए। ये 3 पॉइंट से मिलकर एक 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रखा। तो देखो, जब भी कोई क्वेश्चन हम लिखते हैं तो उसके पहले उसकी भूमिका लिखी जाती है। खैर ये मैं आपको आगे और समझा रहा हूं कि भूमिका क्या होती है, लेकिन पहला पॉइंट जो हमें लिखना होता है वो भूमिका होती है। तो भूमिका क्या होती है, भूमिका होती है उस क्वेश्चन की थीम को तैयार करना, उस क्वेश्चन की जो है पृष्ठभूमि तैयार करना। क्या होता है, पृष्ठभूमि तैयार करने का काम जो है वो भूमिका करती है। और इसमें क्या लिखा जाता है, उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बातें लिखी जाती है। अगर आपको नहीं याद होता है तो सीधे सीधे आप पॉइंट्स लिख देते हैं, और याद होता है तो थोड़ी अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं। जैसे अगर मुझे याद है और मैं इस क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करूंगा तो मैं लिखूंगा कि परिवार मानव सभ्यता का आधारभूत इकाई है। मैं क्या लिखूंगा अपने शब्दों में, परिवार मानव सभ्यता या समाज की आधारभूत इकाई है, लेकिन समय के साथ इसमें भी परिवर्तन अपरिहार्य होता है। इसलिए धीरे धीरे समाज में या समाज की इस इकाई में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। ऐसे में इसकी भूमिका जो तैयार करूंगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप सरल शब्दों में ऐसा कुछ ना कुछ लिख दें, आधुनिक युग में परिवार में इतने अधिक परिवर्तन हो रहे हैं कि परिवार का स्वरूप ही बदलता जा रहा है।
आधुनिक युग में उद्योगों तथा विज्ञान के क्षेत्र में जो असाधारण उन्नति हुई है उसने ऐसी दिशाएं उत्पन्न की जिसके कारण परिवार के स्वरूप और संगठन में बहुत अंतर आ चुका है। ये हमने क्या कर ली, इसकी भूमिका तैयार कर ली। अब हमें पॉइंट वाइज आंसर करना होगा क्योंकि एग्जाम में पॉइंट पर आंसर नंबर ज्यादा मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं कि आधुनिक परिवर्तन क्या है या परिवार में आए नए परिवर्तन क्या है। कौन कौन से परिवर्तन हो गए भैया परिवार में, पहले तो वो रट लो, वो 6 पॉइंट हमें याद हो। पहला, परिवार के कार्यों में परिवर्तन। अब देखो पहले के जो परिवार होते थे वो क्या कार्य करते थे और अब वर्तमान के जो कार्य परिवार हैं वो क्या काम करते हैं। आपने देखा आजकल स्कूलों का विकास हो चुका है और स्कूलों के नए नए स्वरूप आ चुके हैं, जैसे प्ले स्कूल आ गया, जैसे नर्सरी स्कूल आ गए, जैसे यूकेजी और ऐसे छोटे छोटे स्कूल बहुत सारे बन चुके हैं। इस कारण से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको वहां डाल दिया जाता है, बोर्डिंग स्कूल्स में डाल दिया जाता है। कहां डाल दिया जाता है, बोर्डिंग स्कूल में। तो पहले ये सब तो हुआ नहीं करता था, पहले तो आंगनवाड़ी भी नहीं होती थी, पहले तो इसके जैसे कोई स्कूल भी नहीं होते थे। तो ये सब काम जो वर्तमान में प्ले स्कूल करते हैं या आंगनवाड़ी या बोर्डिंग स्कूल करते हैं, ये कौन करता था, ये करते थे परिवार। तो परिवार का पहला जो काम, पहला जो हमें पॉइंट याद रखना है कि क्या परिवर्तन आया है परिवार में, पहला है उसके काम में परिवर्तन आ गया है। तो परिवार के कार्यों में परिवर्तन हो चुका है। अगर डिटेल में डिस्क्राइब करना है तो एक दो उदाहरण देकर कर दो, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया। अगला, राज्य के द्वारा परिवर्तन के परिवार के कार्यों का होना। देखो पहले क्या होता था, सरकारें इतनी मजबूत तो होती नहीं थी, सरकार इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाती थी। सरकार केवल नीतियां बनाती थी और शासन का संचालन करती थी। सरकार का पहले केवल एक ही काम होता था, व्यवस्था बनाकर रखना, कानून और व्यवस्था बनाकर रखना। आजकल की जो सरकारें हैं वो कानून व्यवस्था बनाने के साथ विकास करने का काम भी करती है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहले परिवार को ही विकास करने का काम करना पड़ता था। तो इस कारण जब राज्य ने परिवार के कुछ कामों को हथिया लिया तब से परिवार के कार्यों में परिवर्तन और ज्यादा आ गया। वैवाहिक आदर्श और यौन संबंधों में परिवर्तन। देखो पहले क्या होता था, पहले पति पत्नी बच्चे ये सब मिलकर एक स्थान पर रहते थे। अब जब वर्किंग जमाना आ गया, वर्किंग टाइप का स्टाइल होने लगा कि पति भी काम करता है पत्नी भी काम करती है, इस कारण से वैवाहिक आदर्श जो है उसमें परिवर्तन आ गया और यौन संबंधों में परिवर्तन आ गया। तो ऐसा स्वरूप में परिवर्तन आया है। आगे बढ़ते हैं, परिवार में स्त्री बच्चे एवं युवकों की स्थिति और अधिकारों में परिवर्तन है। पहले जो होते थे बच्चे, उनकी हर चीज का ध्यान माता पिता रखा करते थे। आजकल बच्चे के जन्म के 1 या 2 साल बाद उसे हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूलों में कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है और अब बच्चों का पालन पोषण इन संस्थाओं द्वारा किया जाता है, ना कि माता पिता द्वारा। तो ये भी परिवार की स्वरूप में परिवर्तन है। परिवार के सहयोग जो है आकार में परिवर्तन, ये सहयोगी शब्द हटाएं तो आएगा परिवार के आकार में परिवर्तन। निश्चित रूप से पहले जो परिवार होते थे वो बड़े बड़े होते थे, क्योंकि एक माता पिता, जैसे आप अपने घर में भी देखोगे, आप अपने दादाजी के घर में देखोगे तो वहां 4-4 10-10 बच्चे करने की परंपराएं थी, तो परिवार का आकार बड़ा बड़ा होता था। अब परिवार का आकार छोटा सा हो चुका है। पहले परिवार कैसे होते थे, संयुक्त परिवार होते थे या विस्तृत परिवार होते थे, और अब परिवार कैसे होते हैं, एकल परिवार होते हैं। तो इससे परिवार के स्वरूप में भी या आकार में परिवर्तन आया है। अगला, स्त्री पुरुष संबंधों में परिवर्तन। कैसे स्त्री पुरुष संबंधों में, देखो पहले पितृसत्तात्मक स्वरूप का जो छवि है वो परिवार में आपको देखने को मिलती थी। महिलाएं निर्णय की प्रक्रिया में, किसमें, निर्णय की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती थी, न महिलाएं काम करने में भाग लेती थी, क्योंकि काम करना पुरुष का काम है और घर संभालना महिला का काम है, ये मान्यता थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा, स्त्री और पुरुष दोनों नौकरी करते हैं, दोनों जॉब करने जाते हैं और दोनों पैसे कमाकर अपने घर का काम करते हैं, और इससे क्या हुआ, निर्णय प्रक्रिया में महिला की भागीदारी बढ़ी। और ये क्या है, परिवार के स्वरूप में परिवर्तन है। और भी बहुत सारे परिवर्तन हम अपनी तरफ से बता सकते हैं, जैसे क्या परिवार में और क्या परिवर्तन आया, तो परिवार में नैतिक मूल्यों का ह्रास आया, उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिला, शहरीकरण को बढ़ावा मिला, जो आपस में भावनात्मक जुड़ाव था वो कम हुआ। ऐसे आप 2-4 पॉइंट अपने मन से और लिख सकते हो। मैंने 6 पॉइंट इसलिए लिखा क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन के रूप में बताना चाहता था। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर करो तो 5, 6, 7 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब परिवर्तन आया तो परिवर्तन के कारण भी रहे होंगे कि क्यों आया भैया परिवर्तन
क्यों आया, तो परिवर्तन के कोई कारण होंगे, क्या कारण है, तो परिवर्तन के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारक या कारण है, वो क्या है, सदस्यों के स्वभाव में परिवर्तन, यौन संबंधों की असंतुष्टि, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में भिन्नता, समाज में परिवर्तन, औद्योगिकरण का प्रभाव, भौतिकवाद और व्यक्तिवादिता का प्रभाव, आत्मनिर्भरता, विवाह के आधार में परिवर्तन। या सीधे तौर पर आपको इतने कठिन पॉइंट्स अगर याद ना हो तो हम सरल शब्दों में बोलें कि क्या क्यों हुआ भैया, जो परिवार है उसके स्वरूप में परिवर्तन क्या है, तो सरल पॉइंट्स मैं आपको याद करा देता हूं। पहला औद्योगिकरण, दूसरा नगरीकरण, तीसरा भौतिकवाद, चौथा नैतिक मूल्यों का पतन, पांचवा है जो सोशल मीडिया का विकास या सोशल मीडिया के विकास के कारण नैतिक मूल्यों का अभाव। इन सब चीजों के कारण जो है वो परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आता जा रहा है। पहले जो है इंसान कैसा होता था, अब वर्तमान में इंसान कैसा है, व्यक्तिवादी है। कैसा है, व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी का अर्थ क्या होता है, वो केवल खुद के बारे में सोचता है, वो व्यक्तिवादी। तो पहले इंसान जो है वो व्यक्तिवादी नहीं होता था, वो समाजवादी होता था, तो समाज के बारे में सोचता था। अब व्यक्ति के बारे में या परिवार के बारे में सोचता था, अब केवल वो खुद के बारे में सोचता है। इससे क्या हो चुका है, परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आया। अब एक समाजशास्त्री माउजर के अनुसार परिवर्तन के 4 कारण जिम्मेदार हैं। पहले है आर्थिक कारण। आर्थिक रूप से जब इंसान के पास खूब पैसा आने लगा तो वो और ज्यादा लालची हो गया, और जब खूब पैसा आया और ज्यादा लालची हुआ तो उसके जो सदस्य थे परिवार के वो उनसे दूर भागने लगा, और उससे उसके परिवार का विघटन हो गया और परिवार का आकार कम हो गया। दूसरा सांस्कृतिक कारण। पहले हमारी संस्कृति बहुत अच्छी हुआ करती थी क्योंकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती थी। धीरे धीरे परिवार टूटने लगे तो जो संस्कृति वो अपनी हास की अवस्था में आई, और संस्कृति में हास से परिवार का स्वरूप और बदल गया। फिर जीवन व्यापन का ढंग। पहले जीवन व्यापन कृषि पर निर्भर करता था, और कृषि में हमें लोगों की जरूरत होती थी, काम करने वालों की जरूरत होती थी, इसलिए सब एक साथ रहते थे। अब क्योंकि कृषि मशीनों से होने लगी तो जैसे जैसे मशीनीकरण बढ़ता गया, मशीनीकरण बढ़ा, वैसे वैसे इंसान के बीच जो इंसान है उसकी इंसान से दूरी बढ़ती गई। ये भी पॉइंट हो सकता है। स्नेह और यौन संबंधी तनाव। तो इंसान आजकल बहुत सारी प्रकार की मानसिक तनाव से ग्रस्त है, इसके कारण भी परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आता जा रहा है, ऐसा माउजर ने कहा है, माउस ने कहा है। शॉर्टकट में याद करने के लिए कर सकते हैं। तो हमने 2 पॉइंट्स देखे आज, जो परिवार है उसकी उत्पत्ति के 5 सिद्धांत देखे, परिवार की स्वरूप में क्या परिवर्तन आ रहे हैं और क्यों परिवर्तन आ रहे हैं, ये हमने देखा। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर हर एक प्रश्न का आंसर करने की कोशिश करनी है। पहला प्रश्न है, प्राथमिक परिवार क्या होते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। मातृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं, नव स्थानीय परिवार किसे कहते हैं, सिंडोस्पेनियन परिवार क्या होता है, पितृमार्गी परिवार से क्या आशय है, विवाह के आकार, या विवाह शब्द गलत है, आकार के आधार पर परिवार के कितने प्रकार होते हैं, केवल नाम लिखने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। 7 नंबर में क्या पूछा जा सकता है, या 5 नंबर और 7 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या पूछा जा सकता है, तो आप फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे हमने 10 प्रश्न तैयार किए हैं, 1-2 पर हम नजर डालेंगे, और अभी मैं लिखने भी सिखा रहा हूं आपको कि कैसे लिखना है। यौन साम्यवाद के स्व सिद्धांत या सिद्धांत पर की व्याख्या कीजिए। मातृ सत्तात्मक परिवार और पितृ सत्तात्मक परिवार में कोई 3 अंतर बताइए। परिवार के विकास चक्र की विवेचना कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, और ये सब जो प्रश्न मैंने अभी तक आपको 2 लेक्चर्स में पढ़ाया उससे कंप्लीट हो जाएंगे, केवल सोचने भर का अंतर है। ऐसा जरूरी बना बनाया मटेरियल मैंने आपको नहीं दिया है, मैंने आपके दिमाग में मेन थीम को सेट करने की कोशिश की है, जिससे आपका काम हो जाए, आप सीख जाओ, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाए। फिर अगर विकास क्रम की विवेचना पूछ ले तो हमने, क्योंकि सिद्धांतों में आपको बताया कि पहले जो है वो कामाचार की अवस्था, 4 चरण बताए ना हमने कि 4 चरण से उद विकास हुआ इसका, बस वही 4 चरण लिख दो तो विकासीय चक्र हो जाएगा। फिर मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक परिवार में 3 अंतर बताने हैं, तो 3 अंतर मन से लिखे जा सकते हैं। पितृ सत्तात्मक में पिता जो है वो नेतृत्व करता होते हैं, मातृ सत्तात्मक में माता नेतृत्व करता है। ऐसे 3 बेसिक अंतर आपको बताने हैं। तो ये 7 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसे ही 7 नंबर और 10 नंबर में मिक्स करके कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी सामने है।
परिवार का अर्थ और एवं परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन 7 नंबर में भी हो सकता है और बढ़ा करके 10 नंबर में भी पूछ सकते हैं। परिवार की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। एकल परिवार से क्या आशय है? समाज की आधारभूत संस्था के रूप में परिवार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब मैं आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखना होता है, उसका खाका कैसा होता है, और 7 नंबर के क्वेश्चन का खाका कैसा होता है, ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, वो बताता हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। देखो, जब भी आपसे 2 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं? देखो, 2-3 वैरायटी के प्रश्न हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो कोई परिभाषा वाला शब्द हो सकता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया परिवार, बस इतना ही लिखा है परिवार। अब ऐसे क्वेश्चन में आप 2 नंबर में क्या लिखेंगे? तो आपको 2 नंबर में अंडरलाइन करते हुए 2 लाइन में केवल जो आपके अनुसार अर्थ होता है परिवार का, क्या लिखोगे? परिवार वह प्राथमिक समूह है जिसके सदस्य विवाह और रक्त से संबंधित नातेदार होते हैं। ये क्या हो गया 2 नंबर के क्वेश्चन में परिवार का आंसर। अगर यही क्वेश्चन हो जाए जिसमें यहां लिखा हुआ है परिवार को, क्वेश्चन क्या हो गया? परिवार को परिभाषित कीजिए। अब आपको ऐसे किसी न किसी समाज शास्त्री की परिभाषा लिखनी है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में खुद की बना करके लिखनी पड़ेगी। कोशिश करनी है हम अपनी परिभाषा से बचने की कोशिश करें, किसी समाज शास्त्री की परिभाषा उसके नाम के साथ चिपका कर आ जाए। तो यहाँ हमें 2 वर्ड टू वर्ड वो 2 लाइन में परिभाषा जो समाज शास्त्री ने कही है वो लिखनी होगी। समाज शास्त्री, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आपसे कुछ और छोटा मोटा प्रश्न 2 नंबर में एक फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा हो गया सिंडोस्मियन परिवार क्या होते हैं? सिंडोस्मियन परिवार क्या होते हैं भैया, समझना पड़ेगा पहले तो, ये तो याद नहीं है, समझा चुका हूं लेकिन ये उसी को ये कहते हैं, ये याद नहीं है। देखो, एकल परिवार होते हैं ना, एकल परिवार जिसमें कोई पुरुष केवल एक स्त्री से शादी करता है और वो अपने बच्चों के साथ एक परिवार में रहता है, तो इस निश्चित या छोटे से परिवार को सिंडोस्मियन परिवार कहते हैं। ये इसकी परिभाषा या इसका अर्थ हो गया। तो ऐसे टाइप के आपको 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यौन साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको आंसर क्या करना होगा? यौन साम्यवाद का सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पहली लाइन। दूसरी लाइन में इसके प्रतिपादक फलानी पुस्तक के अनुसार फलाने हैं, या जैसे मॉर्गन की किताब थी द मदर्स, उसका नाम ले लो कि मॉर्गन है और उन्होंने द मदर्स में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ऐसे 2 लाइन में आपको करना है। शब्द कम लिखना है, बात ज्यादा कहने की कोशिश करनी है, शब्द ज्यादा नहीं बढ़ाने हैं। शब्द तो आपको 10 से 12 शब्दों में इसको आंसर कर लेना है, शब्द की संख्या ना बढ़े इसका विशेष ध्यान रहे। 10 से 12 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चाहो तो एक ही सेंटेंस में दोनों बातें चिपका करके लिखनी है। अब 7 नंबर के क्वेश्चन में और क्या होना चाहिए भैया? देखो, जो 7 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे, उनमें 3 स्टेप में आंसर लिखा जाएगा, या आंसर की जो है वो 3 चरण होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा है परिवार की विशेषताएं लिखिए, विशेषता लिखिए, तो आपको 1 या 2 लाइन में तो शुरू में परिवार क्या होता है ये बताना है। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 1 या 1.5 लाइन में बता दो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, परिवार की विशेषताएं निम्नलिखित है ऐसा लिखते हैं, तो वो ना लिखते हुए एक ढंग की लाइन लिखो ना कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है जिसमें अनेक विशेषताएं विद्यमान होती हैं, ऐसा एक लाइन लिखा। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है जिसके ऊपर संपूर्ण समाज टिका हुआ है, ऐसा कुछ न कुछ अच्छा शब्द लिख दो। तो ऐसा 1 या 2 शब्द जिसे हम भूमिका कह दें, वैसा कोई अच्छी बात से शुरुआत होती है। फिर पॉइंट वाइज जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि परिवार की विशेषता बताओ, तो फिर आप 5 या 6 विशेषताएं कम से कम, 7 भी लिख सकते हो, 5 तो कम से कम लिखनी है कि परिवार सार्वभौमिक इकाई है। एक एक लाइन में जो है वो आंसर इनकी विशेषताएं बता देनी है। और तीसरे नंबर पे परिवार से रिलेटेड कोई स्पेशल फैक्ट या परिवार का कोई करंट अफेयर्स जैसा कोई बात, या परिवार से रिलेटेड जो वर्तमान स्वरूप है उसको बता देने वाला कोई एक आधा फैक्ट लिख करके बात को खत्म किया जाता है। जैसे
इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि वर्तमान में आधुनिक काल में परिवार की विशेषताओं में अनेक परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, जैसे कि परिवार का विघटन या संयुक्त परिवार से एकल परिवारों का निर्माण आदि। ऐसे करके हम बात को खत्म करते हैं और इस प्रकार से ये 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। इस तरीके का पैटर्न हमें 7 नंबर के क्वेश्चन में फॉलो करना है। अगर यही क्वेश्चन हमसे 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, 10 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा परिवार की विशेषताएं बताइए, अब यही प्रश्न आपसे 10 नंबर में पूछ लिया है तो क्या होगा? सबसे पहले हमें भूमिका लिखनी होगी। यहां भूमिका कम से कम 4 लाइन की होनी चाहिए, जिसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि परिवार का अर्थ क्या है और परिवार की जो पृष्ठभूमि है वो हमें बता देनी है। फिर दूसरा पॉइंट जो है वो विशेषताएं लिखनी है। तो विशेषताएं यहां थोड़ा दूसरे तरीके से लिखी जाएंगी। जैसे पहली विशेषता हम लिख रहे हैं सार्वभौमिकता, तो यह सार्वभौमिकता हेडिंग होगा और इसको फिर एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर दूसरा वाला प्रश्न होगा, जैसे इसकी दूसरी विशेषता जो है वो सार्वकालिक है, सार्वकालिक। अब इसे एक्सप्लेन करना होगा 2-3 लाइन में। ऐसे कम से कम 6 विशेषताएं लिखनी है और उन सबको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। अब कंक्लूजन लिखना बहुत आसान नहीं होता है, थोड़ा कठिन काम होता है और कोशिश करनी होती है कि इसमें करंट अफेयर्स या कुछ फैक्ट डाल दिए जाएं जो अपने क्वेश्चन को और ज्यादा चमक प्रदान कर दे। तो इस तरीके से हमें 10 नंबर के क्वेश्चन में आंसर राइटिंग करने का फॉर्मेट रखना होता है। आप सब लोगों को ये बातें समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप सब लोगों ने क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप सब लोग अपने अपने स्तर पर क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। आगे मैं धीरे धीरे आपको और चीजें सिखाते जाऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्नों में क्या चीजें और डाल देने से उसका स्वरूप अच्छा हो जाता है। इस वीडियो लेक्चर को अटेंड करने के लिए आप सभी को विशेष धन्यवाद। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, आपके कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य होते हैं। उनसे हमें समझ आता है कि हम किस स्तर का आपको पढ़ा पा रहे हैं, हमें क्या सुधार करना है, या हमने जो मेहनत की है उसका प्रतिफल क्या रहा, या उससे आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। आप सभी लोग इस निशुल्क शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। इस लेक्चर को शेयर करना ना भूलें। विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।